हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एलसीआर एसी सर्किट में अगर कैपेसिटेंस यानी कि धारिता सी से चेंज होकर 2C हो जाए, मतलब डबल हो जाए, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है उसको अनचेंज रखा जाए, तो हमारा इंडक्टेंस एल से बदलकर क्या करना पड़ेगा? L/2 या 2L या 4L या L/4? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने एग्ज़ाम हॉल में अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखा तो सबसे पहला थॉट जो आपके माइंड में क्लिक करे वो ये कि जो कैपेसिटेंस होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इंडक्टेंस के। जिस रेशियो में C बढ़ेगा उसी रेशियो में L घटेगा। मतलब अगर C ट्वाइस हुआ है तो L/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। C अगर थ्राइस हुआ होता तो L/3 हो जाता। C अगर 4 टाइम्स हो जाता तो L हमारा L/4 हो जाता। यानी कि जिस रेशियो में C बढ़ेगा उसी रेशियो में L घटेगा। लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब कोई चीज़ आप अंडरस्टैंड तब कर पाओगे, आप रिमेन रख पाओगे अपने माइंड में जब आपको उसका कॉन्सेप्ट पता हो। तो देखो, अनुनाद मतलब रेजोनेंस, और रेजोनेंस की एक कंडीशन होती है, आपका XL जो है वो होता है XC के इक्वल। XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, और SC होता है कैपेसिटिव यानी कि धारितीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात, दोनों इक्वल होते हैं। उन्हीं से ये रिजल्ट मिलता है जो हमने लिखा था इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? XL को लिखेंगे 2 पाई फ्रिक्वेंसी L, और XC को लिखेंगे 1/2 पाई फ्रिक्वेंसी C। ठीक है, तो इधर से जब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर होगा, और इधर आएगा 1/2 पाई √LC। तो उसी से ये अब फ्रिक्वेंसी आपकी कांस्टेंट थी, इसलिए हमारा LC हो जाएगा कांस्टेंट, और LC अगर हमारा नियतांक है तो L जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C के। तो हमें इन सभी फंडों में नहीं पढ़ना है, हमें अब क्या रखना है? डायरेक्ट याद रखना है कि जो L होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के। ठीक है, आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट याद कराएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लो। एक ऑसिलेटरी LC सर्किट है जिसमें कैपेसिटेंस पर मैक्सिमम चार्ज Q है। जब एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कैपेसिटेंस पर जो चार्ज है वो क्या होगा? आंसर है ऑप्शन डी, Q/√2। कैसे है ध्यान से समझना। 3 से 4 बार इसको मैं करा चुका हूँ, बहुत सारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं मेरे उनको पता होगा। देखो क्या है कि आप इसका सबसे ईजीएस्ट वे बताऊंगा मैं, सरलतम उपाय। ठीक है, कि आपको क्या करना है कि मैक्सिमम जो है उस पर ये बताओ क्या होता है फॉर्मूला? हाफ Q²/C होता है फॉर्मूला एनर्जी का, हाफ Q²/C या Q²/2C, यही तो एनर्जी होती है। इसको इक्वेट करेंगे। अब ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेट करेंगे, दोनों में इक्वल हैं, और जब दोनों का सम करेंगे तो चाहे 2 आप 2U बना लो, यानी कि 2 चाहे तो मैग्नेटिक का चाहे उसका इक्वल रख दो, तो 2 इंटू उसके लिए हम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे हाफ। अब की बार इसमें हम छोटा Q ले लेते हैं, तो Q²/C फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि दोनों इक्वल थी तो दोनों जोड़ के रिजल्ट आपका 2 बना देगा, ट्वाइस बना देगा। अब देखो, C से C कट गया, 2 से 2 कट गया। अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो Q/√2 हो गया, यानी कि वही तो मेरा आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो चीज़ें अब ये हैं कि आप कितना ग्रैप्स करते हो। और हाँ, ये मत सोचना कि इसमें केवल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल हैं, आगे आपको ऑब्जेक्टिव का भी अच्छा कलेक्शन मिलेगा। उस पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम हॉल में आपकी हेल्प होगी। और हाँ, इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हमारा ये जो कैपेसिटेंस पे है वो छोटा Q था तो आंसर उल्टा Q आपका आ गया। तो वो अकॉर्डिंगली आप समझदार हो, समझ जाओगे। बस कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया उस पर ध्यान देना। ठीक है, देखो इस स्लाइड में जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं ये तीनों बहुत ही कंफ्यूजिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ सर्कल AC में जो करंट का जो एवरेज वैल्यू है वो क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पीक वैल्यू E0 हो तो VRMS वैल्यू क्या होगा? और थर्ड क्वेश्चन है VRMS वैल्यू और पीक वैल्यू का रेशियो फाइंड करना है। यानी कि ये सभी को रिलेटेड है। कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि याद रखना कि अगर हाफ साइकिल AC की बात करें और एवरेज वैल्यू पूछे तो आपका B ऑप्शन राइट होगा, जिसमें 80% लड़का C ऑप्शन को प्रायोरिटी देगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में इसका VRMS जो है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तब भी वही हो जाएगा क्या? आपका वर्गमाद मूल जो होता है वो पीक वैल्यू का 1/√2 गुना होता है। ठीक है, यानी कि B ऑप्शन इसका राइट है। और थर्ड क्वेश्चन में AC में तुम्हारा वर्गमाद मूल मान और शिखर मान का अनुपात बताना है। इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होगी
देखो मैं आपको बताऊं, एक बार पेन को छोटा करूं। जो VRMS होता है वो आपका शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है। तो अगर इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो V नॉट इधर आएगा, V की वैल्यू, तो रेशियो 1:√2 हो जाएगा। ठीक है, सी हम कौन सा बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है चोक कोयल जो होती है, चोक कुंडली, उसमें क्या होता है, ये फैक्ट भी आप याद रखो। उसमें हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस होता है। अब देखो इसमें मिसप्रिंट है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, तो आप किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हो यहाँ पे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्या है कि मिसप्रिंट तो होगी नहीं। तो आप याद रखना, चोक कुंडली का एक तो पावर फैक्टर 0 होता है, सेकंड थिंग कि उसका जो उच्च प्रेरकत्व होता है और निम्न प्रतिरोध होता है, यानी कि लो रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस। ठीक है, चोक कॉइल से। नेक्स्ट है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्टेप डाउन में आपका करंट इंक्रीज़ हो जाता है, स्टेप अप में आपका वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है कि देखो आज के क्वेश्चंस, अब आज के क्या, कल वाला वीडियो जो था वो भी सेम पैटर्न पे फॉलो हो रहा है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करो। और जब तक ये शेड्यूल नहीं हो पा रहा है तब तक जो आपको मिल रहा है उसी का रिवीजन कर लो। ठीक है, और पिछले वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख। किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो N1 और N2 है। तब अब देखो स्टेप अप में हमारा क्या होता है, सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं और प्राइमरी में कम होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन अगर यहीं पे स्टेप डाउन होता यानी कि अपचाई होता, तब हमारा प्राइमरी में ज़्यादा हो जाते। तो इसका आंसर तो बी है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार स्टेप अप में पूछता है, कई बार स्टेप डाउन में पूछता है। ट्रांसफार्मर व किसी विद्युत चुम्बकीय युक्तियों में प्रयुक्त क्रोड पटलित। देखो जो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में वो टेढ़ी मेढ़ी जो पटलित क्रोड होती हैं, उनका रीज़न होता है एडी करंट जो डिक्रीज़ करने के लिए, जिससे एनर्जी लॉस ना हो। तो क्रोड में भंवर धारा मतलब एडी करंट, उनको डिक्रीज़ करना। ठीक है, और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है। अब देखो चीज़ों को कोरिलेट करो। अभी मैंने बताया था कि स्टेप डाउन अपचाई में मैंने बताया था करंट इंक्रीज़ होता है। ठीक है, सिमिलरली अपचाई में वोल्टेज इंक्रीज होता है, यानी कि उच्च विभव और न्यून धारा हो जाएगा ऊंचाई स्टेप अप के लिए। ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस में, जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे, म्यूचुअल इंडक्टिव इंडक्टेंस पे वर्क करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आज के क्वेश्चन सभी इजी हैं और कल के भी थे, तो रीज़न सिर्फ वही है जो मैंने कल बताया था। बाकी जिनको बोर हो रहे हैं जो कि अरे यार ये ल्यूसेंट से क्वेश्चन करा रहे हैं, तो भाई 2 दिन के लिए तो मेरे वीडियोस देखना बंद कर दो। मैं अभी 2 दिन और इसी से कराऊंगा, उसके बाद उसी तरह से आ पाऊँगा, उसी स्ट्रक्चर में आ पाऊँगा जिसमें हम लोग चल रहे थे। लेकिन 2 दिन आप लोगों को कोऑपरेशन बनाए रखना होगा। मैं ल्यूसेंट से ही कुछ आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कराऊंगा 2 दिन। ठीक है, AC पर्पथ में रेजोनेंस की सिचुएशन में करंट और विद्युत भागबल का जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। तो अब देखो इन फैक्ट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो एक्सप्लेन मैंने कर रखे हैं। ठीक है, आज मैं केवल फैक्ट ही बताते हुए चल रहा हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 चुंबकों के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की हमें कंपैरिजन करनी है जब 1 मिनट में 15 और 20 ऑसिलेशन करते हैं। दोनों ही मैग्नेट के क्या है, मास और साइज़ इक्वल है। अब देखो जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया, टाइम पीरियड क्या होता है, T = 2π√I/m/b होता है, तो वहाँ से आया। अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो टी स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा। यानी कि हम फाइनली जो हमें रेशियो फाइंड करने हैं M1 और M2, उनको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, T2/T1 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर। तो इस रिजल्ट से ये हम डिराइव कर सकते हैं। अब ये बताओ T2 कितना है। देखो T2 का मतलब 20 दोलन कर रहा है 1 मिनट में। अगर 60 सेकंड में 20 ऑसिलेशन करता है तो पर सेकंड 3 ऑसिलेशन करेगा। टाइम पीरियड होता क्या है, पर ऑसिलेशन पर सेकंड। तो T2 हमारा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 ऊपर आएगा। नीचे T1, अब T1 15 ऑसिलेशन कर रहा है 60 सेकंड में,
अगर 60 सेकंड में 15 ऑसिलेशन कर रहा है तो 1 सेकंड में 4 ऑसिलेशन करेगा, तो T2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी कि हमारा 9:16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखना। वैसे फार्मूला जो है वो क्या होता है टी का, जहाँ से हमने उसका रिजल्ट निकाला था 2π√I/MB, ठीक है। तो फार्मूले के लिए अब मैंने फार्मूलों की एक PDF बनाई है जो केवल 30 रुपीज़ की है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में डिटेल खरीदने का खरीद सकते हो। किसी मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाहित धारा में कौन सा रिलेशन सही है? तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा लड़के कंफ्यूज होते हैं ए ऑप्शन के साथ, वो ब्रूस्टर के नियम से यहाँ पे रिलेट करने लगते हैं चीज़ों को। यहाँ पे आपका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके थीटा के, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके लिए हो जाएगा ए ऑप्शन। स्टीफन के नियम का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें एक स्टार है जिससे एमिटेड जो रेडिएशन है वो 1000 गुना है कंपैरेटिवली सन के, मतलब सूर्य से। तो यदि सूर्य एवं तारे यानी कि सन और स्टार के जो टेम्परेचर हैं वो भी गिवन है, तो मतलब सूर्य और उसकी रेडियस की रेशियो का हमें फाइंड करना है, त्रिज्याओं का अनुपात। तो देखो जो स्टीफन का हमने आपको बताया था कि एमिटेड जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टीफन कांस्टेंट ए और आपका टी की पावर 4। हमने शायद अभी तक केवल इतना ही बताया था कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 4 के, क्योंकि अभी तक हमें उतनी की ही नीड थी। लेकिन आज ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ जिसमें रेडियस का भी हमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे ए है, एरिया में रेडियस का स्क्वायर छुपा होता है, तो यानी कि इतना हम बढ़ा देंगे, इसको हटा के यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। अब हम डायरेक्टली ई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है त्रिज्या के वर्ग के और टेम्परेचर की पावर 4 के। तो ये आप मेमोराइज कर लो कि अब देखो ई हम ऊपर डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ई हम ऊपर किसका लिखेंगे तारे का, तारे का 1000 गुना है सन से, तो 1000 गुना सन की हमने ई मान ली और नीचे सन की ई ही है, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर कर लेते हैं और R2 का स्क्वायर, यही रेशियो में फाइंड करना है, इनटू टी की पावर 4। अब टी, अब ये देखो हमें ये आपका क्या है सन का दिया है, ये स्टार का दिया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि पहले स्टार था लेकिन बाद में स्टार वाले का दिया है, सूर्य एवं तारे का। तो स्टार का ऊपर लिखना है, स्टार का 2 है, 0 से 0 तो तीनों कट ही जानी है, और नीचे 6 है तो उनकी पावर कितनी करेंगे 4। अब देखो ये कट करेंगे तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 का मतलब 81, तो 81 हम इधर ही ले आए तो क्या दिक्कत है। अब देखो ई से ई कट गया, 81 का वर्गमूल लेंगे क्योंकि इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 आएगा, और 4 जीरो से हमारा, क्योंकि ये 4 जीरो है, ये 10,000 गुना था तो 4 जीरो से 2 जीरो बाहर आएंगी, तो यानी कि 900/1 हमारा रेशियो हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट। देखो समझना, मैं समझता हूँ कि अगर सबसे डिफ़िकल्ट मतलब समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में आया नहीं होगा। नहीं आया एक बार फिर से रिपीट करो, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आपके एग्जाम में भी आएंगे। क्षेत्रफल और मोटाई की 2 प्लेटें जोड़कर एक प्लेट बनाई गई है। यदि प्लेटों की ऊष्मा चालकताएं K1 और K2 है तो स्थायी अवस्था में समतुल्य ऊष्मा चालकताओं का मान क्या होगा, 2K1K2/K1 + K2। वैसे तो ये रिजल्ट हर बच्चे को याद होगा, लेकिन जैसे नहीं है मैं उससे सजेस्ट करूँगा कि याद कर लो, क्योंकि ये रिजल्ट बड़ा फेवरेट है आपके एग्जाम्स के जो बोर्ड है सिलेक्शन बोर्ड, वो इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बनाते हैं कई बार। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे ही वीडियोस देख डालो। कोई वेव है जो एयर में 20 सेकंड में 400 ऑसिलेशन करती है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखो टाइम पीरियड के लिए शायद मैंने आज ही के क्वेश्चन में एक में बताया था, जिसमें 60 सेकंड में आपका जैसे 15 दोलन करता था, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन से उसमें डिवाइड करके वहाँ पे 4 निकला था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है कि आपका 20 सेकंड में 400 ऑसिलेशन करता है, तो ऐसे हम निकालेंगे तो 20 से 20 बार कटेगा, तो 1/20 सेकंड इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डॉपलर इफेक्ट के लिए आपको एक जनरल फार्मूला याद करना पड़ेगा कि जो अपैरेंट फ्रिक्वेंसी होती है वो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी V ± V ऑब्जर्वर ऊपर रखते हैं और ± सोर्स नीचे रखते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कहेगा कि ऑब्जर्वर आपका श्रोता स्थिर है तो ये 0 कर देंगे, तो 2 ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर लोगे, जिसमें ऊपर V0 लिखा होगा वो हटा देना, ठीक है। और अब 2 फार्मूले बनते हैं इस केस के लिए, और जब सोर्स कांस्टेंट रहता है तो 2 फार्मूले बनते हैं। सोर्स में नीचे आपका केवल V रहता है, सोर्स 0 हो जाता है। वो तो बातें आप डॉपलर इफेक्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने ये 2 नहीं बताए थे। जब आपका क्या है दोनों गतिमान है, स्रोत भी गतिमान है और श्रोता भी गतिमान है, और जब दोनों साउंड की स्पीड के अगर अगेंस्ट हैं तो दोनों में प्लस लगता है, और अगर दोनों साउंड की स्पीड के अगेंस्ट नहीं है मतलब उसी डायरेक्शन में है तो फिर ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले और अपनी लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं,
अब देखो या तो दूर जाएंगे या पास आएंगे, तो ये दो केस तो उस वीडियो में मैंने बताए थे कि अगर दूर जा रहे होते हैं तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और अगर पास आ रहे होंगे तो नीचे ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इनको ज़रूर याद रख लेना जब दोनों मूविंग हो, दोनों गतिमान हो, और अगर दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे हो तो ऊपर माइनस, और अगर नीचे प्लस, और अगर पास आ रहे हो, एक दूसरे की ओर आ रहे हो तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, तो इनको आप यार याद ज़रूर कर लेना, और याद कैसे करना है उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। अब ये साउंड की स्पीड के अगेंस्ट है, दोनों ध्वनि की दिशा में ही है, ध्वनि की दिशा में है। अगर अगेंस्ट होते थे तो मैंने बताया था ऊपर दोनों में प्लस लग जाता है, लेकिन इस केस में दोनों में निगेटिव लग जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर। ए और बी एक परमाणु आदर्श गैसें हैं जिनकी हमें ध्वनि की चाल का रेशियो बताना है अगर उनके द्रव्यमान m1 और m2 है। तो इसको भी आप याद रखना कि वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर रूट के, यानी कि v1 बटे v2 हो जाएगा अंडर रूट m2 बटे m1। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो इस स्लाइड में हैं इनमें आपको एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा कि जैसे पहला क्वेश्चन है, डोरी का तनाव बढ़ाने से उनकी फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है P बटे 2L अंडर रूट T बटे M, तनी हुई डोरी के लिए यही तो होती है। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी ये तनाव बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वो भी बढ़ेगी। अब देखो इसमें अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ का तो P स्क्वायर T की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो P स्क्वायर T बराबर नियतांक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए, अगर ये फ्रिक्वेंसी दोगुनी कर दी जाएगी तो फिर उसका तनाव कितने गुना हो जाएगा, तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके t के, अब स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के, तो ये अगर दोगुनी हुई है तो तनाव 4 गुना हो जाएगा। डी राइट आंसर है। तो आज मैंने देखो मेरा इनपुट, मेरा ये मान लो मेरा जैसा एज़ यूजुअल रहता था उसका 10% है, मतलब मैंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाले और ये वीडियो बना दिया है, इसलिए उतना आपको रेलेवेंट मतलब उतना आपको आउटपुट नहीं मिला होगा। तो मैं समझता हूँ इसके लिए कमेंट करने की नीड नहीं है। वैसे 2 दिन प्रोबेबली परसों से आपको बिल्कुल उसी जो इनपुट के साथ वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी मैं बस एक गैप ना हो बीच में, इसलिए मैं ऐसे ही कुछ भी उठा के दे रहा हूँ, मतलब उतना एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई मतलब उस तरह से नहीं हो पा रहा है काम। तो आशा करता हूँ आप लोग समझोगे और मतलब हमें डिमोटिवेट नहीं करोगे और कोऑपरेट करोगे